हाँ, नमस्कार। अ, मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सबको सही से आ रही है। और इस लाइव वीडियो को मुझे लगता है हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अ, जिसका टॉपिक हमने सुना ही है, द लिंचिंग ऑफ साधुज इन पालघर एंड द डीपनिंग क्राइसिस। अब इसका ये जो मेरा वीडियो लाइव है, या ये जिसको लेक्चर कहिए या फिर या विवेचन कहिए, इसमें मैं प्रमुखता से ये 16 अप्रैल को जिस प्रकार से साधुओं की, हिंदू साधुओं की, वहाँ पर पालघर के गढ़चिंचले नाम का जो गांव है, वहाँ पर उनकी हत्या हुई। और हत्या होने के बाद की जो भी घटनाएं घट रही है, उसी संबंध में और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात चलेगी। हो सकता है साधारणतः 40-45 मिनट तक हम बात करेंगे, और उसके बाद में हो सके अगर कोई सवाल अगर आते हैं तो शायद उस पर भी हम बात कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये जो कार्यक्रम है न्यूज़ भारती की ओर से श्री अजिंक्य कुलकर्णी जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे आप सबके सामने आने का मौका मिला है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी के साथ में न्यूज़ भारती की जो भी टीम है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में और इसकी पूर्वक चलाने में बहुत ही कारगर है वे सभी लोग, और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण जो विषय है, उस विषय को हमने आज यहाँ पर चर्चा के लिए लिया है। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे ले जाते हुए मैं आपको पहले कह दूं कि मैं जहाँ संभव है मैं हिंदी में, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। पर साथ ही में मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पॉसिबल होगा, या फिर जहाँ मुझे लगता है कि, चूँकि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, हिंदी मैंने पढ़कर किताबों से मैंने सीखी है, तो कभी कभी हो सकता है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, तो मैं वहाँ पर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूँगा। चूँकि सारे भारत भर से लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, तो मैं चाहता हूँ कि उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों भी भाषाओं में ये चले। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पालघर में दक्षिण मुखी मंदिर के जो महंत है कल्पवृक्ष गिरी महाराज, उनकी उम्र 70 साल की थी। और उन्हीं के जो साधु है, उनके सहकारी साधु सुशील गिरी महाराज जी, उनकी उम्र 35 ईयर्स 35 साल की थी। और उनके जो ड्राइवर उनको जो ले जा रहे थे, वो सिलवासा में उनके जो गुरु थे, उनकी मृत्यु हुई थी, और उनके अंतिम अंत्येष्टि में, उनके अंत्य संस्कारों के लिए वो जाना चाह रहे थे। मुख्य रास्ते से ना जा सके, इसलिए उन्होंने पालघर का जो रास्ता है वहाँ से जाने में दिक्कतें नहीं आएगी, पुलिस नहीं रोकेगी, ये सोच करके उन्होंने ये रास्ता ले लिया था। अब कहाँ जाता है कि और ये जो जा रहे थे, ये 16 तारीख की रात थी, और 16 तारीख को उनकी हत्या हो गई। और उनकी हत्या के बाद ये जो हत्यारे थे, उस हत्या में जो भी संलिप्त जो लोग थे, उनको 17 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया। और ये जो वीडियोज़, इस घटना के वीडियोज़ वायरल हुए, वो हुए 19 तारीख को। और तब जा कर के हमारे ध्यान में आया कि इस प्रकार की घृणास्पद हत्या जो है, इस प्रकार का घृणास्पद कृत्य जो है, वो हो चुका है। अब देखिएगा कि हमने देखा है कि देश के विविध हिस्सों में इसे बहुत सारे लोग, जो ये जो लेफ्ट लिबरल कहने वाले जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, जो पत्रकार है, इन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को लिंचिंग का नाम दिया है। और इस प्रकार का जो ये मॉब फ्यूरी जिसे कहते हैं, जिसे लिंचिंग भी कहते हैं हम बहुत, ये लोग, ये जो जब भी इस प्रकार की जो अखलाक की लिंचिंग की घटना हुई, तबरेज की लिंचिंग की घटना हुई, पहलू खान की लिंचिंग की घटना हुई, और जो भी इस प्रकार की एक समुदाय विशेष के लोगों की इस प्रकार के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, तब हमने देखा है कि एक प्रकार से हो हल्ला सारा पूरे टीवी चैनलों पर हुआ, और ये पूरे नेशनल न्यूज़ बनी। नेशनल ही नहीं तो यहाँ के कुछ पत्रकारों ने इसको एक इंटरनेशनल इशू भी बनाने की कोशिश की कि किस प्रकार से यहाँ के माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक है, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। ये शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, परसिक्यूशन हो रहा है।
अब इस घटना के बारे में देखिएगा कि घटना 16 तारीख को हुई, 17 तारीख को इनको अरेस्ट भी किया गया, और तब तक हमको बिल्कुल इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वी नेवर न्यू व्हाट हैज हैपेंड। और इसको जो हत्यारे थे, देखिए उनकी जिस प्रकार की उनकी जो मानसिकता देखिए, वो मारते हुए उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया। और जहाँ तक कि मैं मानता हूँ ये वीडियो इस दृष्टिकोण से बनाया गया था ताकि तुम ये याद रखो कि इस प्रकार से हम तुमको मारेंगे, इस प्रकार से तुम्हारी हत्या हम करेंगे। इसी उद्देश्य से मुझे लगता है ये वीडियोस बनाए गए थे। लेकिन ये वीडियोस वायरल हो गए और वो 19 तारीख को हो गए, तब जा करके पता चला। और बहुत सारे जो राष्ट्र की भावना को आगे लेकर चलने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने इस घटना के बारे में एक सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में बात उठने लगी। फिर बाद में जो जिनको हम मेन स्ट्रीम या मुख्य प्रवाह के न्यूज़ चैनल्स कहते हैं, उन न्यूज़ चैनल्स पे इस घटना की चर्चा होने लगी, वो 19 तारीख को। उसके बाद में हमने देखा, और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहने लगे कि इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं है। एक जगह पे तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते पे वो रास्ता पक्का नहीं है, छोटा रास्ता है। लेकिन वो जब रास्ता, अगर वो जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, उससे पता चलता है कि वो रास्ता कच्चा रास्ता नहीं है, वो रास्ता पूरी तरह से गुजरात से आगे सिलवासा वगैरह जो एरिया है उसको जोड़ने वाला है, पक्का रास्ता है। अब कहा जाता है कि कुछ 2-3 दिन पहले या सप्ताह भर पहले वहां पर एक बच्चों को किडनैप करके उनके जो ऑर्गन्स है, उनके जो अवयव है, किडनी वगैरह को निकालने वालों की एक जो टोली है वो सक्रिय हो चुकी है उस एरिया में। इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, ये कहा जाता है। और जिसके कारण क्या हुआ कि साधुओं को उन्होंने पकड़ लिया और साधुओं को उन्होंने कहा कि ये इसी प्रकार की एक टोली में से एक लोग है, इसलिए उनकी हत्या हो गई। यहां तक कि जब घटना, मैंने जब जैसे कहा है कि 19 तारीख को, 19 अप्रैल को जब ये घटना के वीडियोस वायरल होने के बाद जब ये बहुत सारे न्यूज चैनल्स में चलने लगी, तो कुछ जो विशेष न्यूज चैनल्स है इस घटना को कहने लगे कि ये घटना ये क्या है कि वो जो चोर, कुछ लोगों तो थीव्स कहा उनको, थीव्स, इंग्लिश, बहुत सारी इंग्लिश न्यूज चैनल्स ने द थीव्स वर लिंच्ड, उनको मार दिया गया, इस प्रकार की बातें। अब सोचिएगा कि अब ये जो डहानू पालघर का जो एरिया है, गढ़चिंचले गांव जिस एरिया में आता है, वो सारा गांव प्राइमरीली जो जनजाति समाज के लोग हैं, वो समाज के लोग वहां पर रहते हैं। और हमारा अभी तक का, चूंकि मैं खुद भी एक जनजाति इलाके से आता हूँ, महाराष्ट्र में भामरागढ़ नाम की तहसील है, वहाँ से आता हूँ मैं। अभी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ से आता हूँ। महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन पोषण जो बड़ा, मैं वहाँ पर जन्मा बड़ा हुआ हूँ। और चूंकि मैं खुद आदिवासी जनजाति इलाके से आता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या होती है। लोग कभी भी, जनजाति समाज के लोग एक प्रकार के इनोसेंट लोग हैं और वो निष्पाप लोग हैं, और वो कभी भी इस प्रकार की घृणास्पद हत्या का हिस्सा वो नहीं बन सकते हैं। इस बात को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जब भी वो भगवा वस्त्र पहने हुए साधुओं को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, तो उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा है, और वो उसको श्रद्धा से ही उसका मान सम्मान घर में करते हैं। उनको पकड़ करके उनकी प्राण जाने तक के इस प्रकार से घृणास्पद उनको मारना और मारते रहना, बिल्कुल दया का भाव कहीं नहीं दिखना, इस प्रकार का स्वभाव जनजाति समाज का नहीं है। इस बात को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। तो फिर ये घटना में जो सम्मिलित लोग हैं, तो जहाँ तक के नाम सामने आए हैं वो जनजाति समाज के लोग ज़्यादातर है, ऐसा सामने आया हुआ है। तो मुझे अब ये हमारे मन में एक इस प्रकार से अभी एक विचार खड़ा होता है कि कैसे हुआ होगा ये। तो इन घटनाओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पालघर और डहानू के इलाके में और ये जो गढ़चिंचले गांव और आसपास के किनवली और वो सारे जो गांव हैं, इन गांवों में 1980 के दशक के बाद से इस प्रकार की हिंसा का माहौल जो है, हिंसा का जो मंजर है, ये बर्बरता का मंजर अपने शिखर पर आना शुरू हुआ है। अब उसका कारण क्या है, तो मैं जहां तक, क्योंकि मैंने खुद इस पर एक अच्छे से एक रिसर्च करने की कोशिश की है
और जो भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स आई है उन रिपोर्ट्स को बहुत क्लोजली देखने का मैंने कोशिश की है। साथ ही में मैंने अभी तक 4 आर्टिकल इस विषय पर लिखे हैं, बड़े विस्तार से लिखे हैं। मैंने मेरे फेसबुक पर शेयर भी कर रखा है, तो मेरे नाम से अगर मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर आप जाएंगे तो वो देखेंगे कि मैंने मेरे कुछ आर्टिकल्स ऑर्गेनाइजर में और न्यूज़ भारती में प्रमुखता से ये आर्टिकल्स मेरे प्रसिद्ध हुए हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं इस घटना के इतिहास के बारे में सोचने की मैं कोशिश करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जब से मैंने अभी कहा था 1980 के दशक के बाद, 1980s के बाद इस प्रकार का बर्बरता का मंजर जो है वहां पर छाया हुआ है। अब उसका कारण क्या है, तो उसके लिए मैं जहां तक मानता हूं कि कुछ ये जो अपने आप को जो वामपंथी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सामने आता है। आदिवासी एकता परिषद है, भूमि सेना है, कष्टकरी संगठना है। इस प्रकार के संगठनाओं का नाम जो वामपंथी विचारों से जुड़े हुए, उनका नाम प्रमुखता से सामने आया है। उन्हीं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका नाम सामने आया है। अब ये कैसे हुआ है, तो मुझे ये इस बात के बारे में मैं आगे चलने के पहले मैं थोड़ा ये वामपंथी विचार और वामपंथी विचारों का जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा आपको कह दूं। वामपंथी विचार प्राइमरीली जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से आता है। कार्ल मार्क्स उसके प्रणेता है, उन्होंने शुरुआत की है उस विचारों की, लिखना शुरू किया। उनका जो दास कैपिटल नाम की किताब है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब है, और इन किताबों के माध्यम से उन्होंने अपनी आइडियाज, अपनी कल्पनाओं को रखने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि समाज में 2 प्रकार के वर्ग है, देयर आर 2 क्लासेस इन द सोसाइटी। उनकी सारी आइडिया जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर बेस करती है, उसको बेस मान करके वो सारी आइडियाज बनी हुई है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, तो जो ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मिल मालिक है, जिनकी उत्पादन के जो भी साधन है उन पर जिनका मालकी अधिकार है, ओनरशिप है, वो लोग उनको वो कहते हैं बुर्जुआ, मतलब मराठी में जिसे कहते हैं आहेरे वर्गातली लोक, जो मराठी में आहेरे, जो जिनके पास है, जो मिल मालिक है। और जो मिल मजदूर है, जिनको सर्वहारा भी कहते हैं, उनको वो प्रोलेटेरियत कहते हैं। तो बुर्जुआ जो मिल मालिक है, प्रोलेटेरियत जो है वो मिल मजदूर है। इस प्रकार का ये जो विभाजन है, वो कहते हैं कि समाज में मिल मालिक और मिल मजदूर, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत, ये 2 क्लासेस है, और ये 2 क्लासेस के बीच में हमेशा संघर्ष की परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन इस संघर्ष में अंतिमतः जो जो प्रोलेटेरियत है, जो सर्वहारा वर्ग के मजदूर लोग हैं, उनका जो है उनकी विजय होगी, दे विल एमर्ज विक्टोरियस। और उसके बाद में वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत है, जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का वो निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम देखते, तो क्योंकि मार्क्स खुद बहुत ज़्यादा इस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत बड़े पैमाने पर आए नहीं, 1-2 उदाहरण कहीं हो सकते हैं छोट-छोट, लेकिन इस विचारों को लेकर के सबसे बड़ी क्रांति हुई है 1917 में रशिया में हुई, व्लादिमीर इलिश लेनिन, V.I. लेनिन इनके नेतृत्व में। और इसी प्रकार की दूसरी जो क्रांति हुई वो माओ जेडोंग या माओ त्से-तुंग जिन्हें कहते हैं, वो चाइना में 1948 में। इस प्रकार की 2 प्रमुखता से बड़ी रेवोल्यूशंस हुई है। छोटी मोटी रेवोल्यूशंस अन्य हिस्सों में भी हुई है, फिडेल कैस्ट्रो है और वेनेजुएला में हुई है। तो इस प्रकार की कुछ रेवोल्यूशंस हुई। तो ये रेवोल्यूशंस का आधार क्या था कि वहाँ की जो प्रचलित परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में एक असंतोष का माहौल क्रिएट करो, create a situation which will lead to anarchy. People will start fighting with each other and they will not abide by the government administration and the entire society will descend down to anarchy. पूर्ण समाज जो है अराजकता के माहौल में जाएगा। अब जब इस प्रकार के अराजकता का माहौल बनेगा, तो उन परिस्थितियों को हम उसका फायदा लेते हुए, उसका बेनिफिट लेते हुए फिर हम एक वो क्रांति करेंगे। तो भारत में भी आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ इस प्रकार की विचारधारा जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE जिसे कहते हैं, जिसे माओइस्ट करके भी हम जानते हैं हमारे देश में, तो ये इन लोगों ने इसी प्रकार से माओ के विचारों का प्रमुखता से माओ के विचारों का आधार लेते हुए इन लोगों ने ये समाज में जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हुए समाज में एक अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। अब मैंने मार्क्स के बारे में कहते हुए मैंने ये बात नहीं कही थी। मार्क्स कहते कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस,
धर्म ये जो है अफीम की गोली है, और क्योंकि वो अफीम की गोली है तो लोग इसलिए वो क्रांति के लिए तैयार नहीं होते और इसलिए वो धर्म को नकारते हैं। धर्म ये उनकी विचारधारा में कहीं नहीं आता है। वो अपने आप को विधर्मी या निधर्मी या एथिस्ट जो भी कह सकते हैं, इस प्रकार के विचार वो कहते हैं। तो मैं ये जो इस घटना का, इस विचारधारा का मैं जब कह रहा था कि आदिवासी एकता परिषद है, भूमि सेना है, कष्टकरी संगठना है, इस प्रकार के संगठन है वहाँ पर जो 1980 के दशक, मतलब उसके पहले से भी है, लेकिन इनकी जो बर्बरता का जो मंजर वो वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किया वो 1980 के दशक के बाद। अब मुझे इस घटना के बारे में कहते हुए, क्योंकि ये जो कल्पवृक्ष गिरी महाराज की जो हत्या हुई है, सुशील गिरी महाराज की जो हत्या हुई है, और उनके जो ड्राइवर है नीलेश तेलगड़े जी, उनकी जो हत्या हुई है, इन घटनाओं को हम आइसोलेशन में या फिर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे सकते हैं। हमें इसका कनेक्शन देखना होगा, और इसका कनेक्शन देखने की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जब जैसे कहा था कि 1980 के बाद जिस प्रकार का यहाँ पर बर्बरता का मंजर छाया हुआ है, उन्होंने कितने सारे कार्यकर्ताओं की, कितने सारे वहाँ के जो भी हिंदू संगठन है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता है, उस प्रकार के और साधु संतों का, उन लोगों की हत्याएं करने का या फिर उन पर हमला बोलने के अनेक प्रकार के, अनेक बार उस प्रकार की कोशिशें हुई है, बहुत बार हमले हो चुके हैं। उसके में एक दो, उसमें से तो बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को दिखेंगे, लेकिन हमको एक दो उदाहरणों को बारे में देखना होगा। 1980 में क्या हुआ कि वहाँ पर हिंदू सेवा संघ नाम का जो संगठन वहाँ पर शुरू किया गया। दामू अन्ना टोकेकर जी तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो विभाग प्रचारक हुआ करते थे वहाँ के। उन्होंने ये सारी जो पालघर है, डहानू है, ये सब गढ़चिंचले जहाँ पर ये घटना हुई, इन सब इलाकों में जिस प्रकार से वहाँ पर जो पिछड़ापन है, विकास का कोई भी जो साधन है वहाँ पर पहुँचा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, आरोग्य की सुविधाओं का अभाव है, इन चीज़ों पर काम करने के लिए, और साथ ही में एक कृषि आधारित जो वहाँ का जीवन है उसमें एक सबलता प्राप्त हो वहाँ के लोगों को, इस दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने हिंदू सेवा संगठन के नाम की शुरुआत की। अब उस संगठन के माध्यम से फिर बाद में उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन चूंकि उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया, तो इनके जो वहाँ की जो लेफ्टिस्ट संगठन है, इनके पैरों तले ज़मीन वहाँ पर खिसकने लगी, और इसी बात का एक मन में वो असूया लेकर के, एक हेट्रेड लेकर के 700 से 800 की संख्या में 1980 में एक बड़ी संख्या में उन्होंने वहाँ पर हमला बोल दिया। दामू अन्ना चूँकि वहाँ पर नहीं थे तो वे वहाँ से बच गए, लेकिन वहाँ पर दूसरे कार्यकर्ता जो थे, वामन राव सहस्त्रबुद्धे और उनकी जो पत्नी है, उन दोनों पर भी ज़बरदस्त हमला होने के कारण वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए और मरते मरते बच गए। उसी प्रकार से 14 अगस्त 1991 में 1991 में तलासरी पे दामू अन्ना जी के कहने पर ही वहाँ पर विश्व हिंदू कल्याण केंद्र, विश्व हिंदू वनवासी कल्याण केंद्र की शुरुआत की गई थी, और इस संगठन के माध्यम से वहाँ के जो भी वहाँ के जनजाति समाज के लोग हैं उनमें धर्म जागरण, विकास का काम, शिक्षा के अनेक सारे प्रकल्प वहाँ पे चलाए गए। उन्हीं शिक्षा के प्रकल्पों से चिंतामणि वनगा जी जैसे वहाँ के जो बहुत 3-4 बार जो सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इस प्रकार के अच्छे और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भी वहाँ से निर्माण हुआ है। तो उस पर भी उन्होंने 14 अगस्त 1991 में हमला किया, और 700-800 की संख्या में वो हमला किया, और उस हमले में अप्पा जोशी जो है, महादेव जी जोशी है, वे और उनकी पत्नी दोनों पर भी ज़बरदस्त प्रहार इन गुंडों ने किया, और वो भी दोनों भी मरते मरते बच गए। तकरीबन 50 से 60 जो है वो स्टिचेस कहते हैं उन पर, जो इतना ज़बरदस्त उनके सिर पर इसका ज़बरदस्त घाव लगा था कि उसको सिलने में कम से कम 50 से 60 जो स्टिचेस है वो लगी थी। वो ये घटना इस प्रकार से वहाँ पर हुई। तो मुझे बताइएगा कि इसका संबंध किस प्रकार से जुड़ रहा है,
और ये क्रिश्चियन और ये लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज का भी एक प्रकार का जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ है, इवेंजलाइजेशन करने की जो एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर वहाँ पर चल रही है। और इसी के तहत मुझे लगता है कि ये दो जो अलायंस है, एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों का जो अलायंस है, वहाँ पर जो जनजाति समाज के निष्पाप निरागस जिसे कहते इनोसेंट लोग हैं, उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति, और साथ ही में हिंदू धर्म से संबंधित साधु संतों के प्रति एक क्या कहते हैं हेट्रेड का माहौल जो है, एक द्वेष का जो वातावरण है, उसकी निर्मिति उन्होंने करने की कोशिश की है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि इन्हीं इलाकों में कुछ समय से अभी अनेक प्रकार के संगठनों से माध्यम से ये जनजाति समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये कहा जाने लगा है कि आपके जो हिंदू देवी देवताएं जो है वो आपके देवताएं नहीं, आपके अलग प्रकार के देवता है, आपका हिरवा देव अलग है। यहाँ तक कि वो ये कहने लगे कि वहाँ पर रावण और महिषासुर जैसे जो है वो आपके सांस्कृतिक हीरोज है, आपके सांस्कृतिक नेता है, योर कल्चरल आइकॉन्स जो है वो कल्चरल आइकॉन्स ये लोग हैं। अब जब हम देखते हैं वहाँ पर वारली, कातकरी और कोली, इस प्रकार के समुदाय के बहुत सारे जो जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें किसी का भी नाम कोई रावण रखते हुए मुझे तो नहीं दिखाई दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में, पूना में मैंने पढ़ाई की और मैं इन सब इलाकों से मेरे साथ बहुत सारे जो दोस्त थे, मैंने किसी का भी नाम रावण नहीं सुना, मैंने किसी का भी नाम महिषासुर नहीं सुना। तो ये कल्चरल, हमारे यहाँ पर हम जब हमारे अनेक प्रकार के नाम लिखते हैं, राम, सीता, गौरी, गंगा, शिव, और हमारे जो भी महान नेता हुए हैं, मोहन, मेरा नाम खुद का विवेकानंद है, ये नाम लिखने के प्रति हमारे एक सांस्कृतिक ये भी एक समझ होती है कि जो वो ओरिजिनल नाम धारण किए हुए जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, उनके कुछ ओरिजिनल क्वालिटीज़ जो है वो क्वालिटीज़ हम लोगों में भी आएंगे, उनके वो जो जिनका नाम रखा गया है अपने बच्चों में भी आएंगे। इस प्रकार की माता पिताओं की एक धारणा होती है। तो फिर अगर कल्चरल आइकॉन्स हम अगर ये मानते हैं कि रावण, महिषासुर या इस प्रकार के लोग जो है ये अगर उनके कल्चरल आइकॉन्स है, तो इनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उनमें वो कल्चरल आइकॉन्स है तो कुछ अच्छे गुण तो जरूर होंगे। अगर अच्छे गुण उनमें है तो फिर उनका नाम क्यों नहीं है? ये सीधा एक दूसरा एक सवाल जो हमारे मन में उठता है। कहीं किसी का नाम रावण या महिषासुर लिखते हुए हमने किसी को नहीं देखा है। यहाँ तक कि ये गढ़चिंचले के आसपास के इलाके में वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, उस शिव के मंदिर के मुख्य पुजारी जो है वो जनजाति समुदाय से है। उसी के आसपास ये पालघर जिले में 2 महालक्ष्मी के मंदिर है। उन महालक्ष्मी के मंदिरों में, देवी महालक्ष्मी के मंदिरों में जो 2 मुख्य पुजारी है वो भी जनजाति समुदाय के हैं। तो ये बात यह है कि हमारे भारत को, जैसे बहुत सारे जो विचारक है, जो स्कॉलर्स है, जो थिंकर्स है, रिसर्चर्स है, भारत को क्या कहा गया है कि भारत ये एक मेल्टिंग पॉट है। इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, विविध समुदायों का एक मेल्टिंग पॉट है। अब मुद्दा है कि अब भारत में इसको मेल्टिंग पॉट की कल्पना क्या है कि अनेक प्रकार के जो अनेक जमातियों में, अनेक जनजातियों में, अनेक प्रकार के लोगों में जो भी सांस्कृतिक विविधता है, वो सांस्कृतिक विविधता का जो बेस है, उसका जो रूट है, वो रूट है हिंदू सभ्यता में आता है। डॉक्टर जे.एस. घुरिये जैसे एक महान विचारक जो है और जिन्होंने जो सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक लंबे समय से वहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और सोशियोलॉजी में और ट्राइबल कल्चर पे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा है, उनका जो कोट है मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताऊं, कि दो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे मे बी डेजिग्नेटेड द ट्राइबल क्लासेस ऑफ हिंदू सोसाइटी। क्या कह रहे हैं? We need to understand this. Though for the sake of convenience, they may be designated the tribal classes of Hindu society, suggesting thereby social fact that they have retained much more of the tribal creeds and organizations than many of the other castes of Hindu society. Yet,
they are in reality the backward classes of Hindu society. They are very much so. By what is he saying is this, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर घुरिये साहब, कि ये कह रहे हैं कि जो जनजाति समुदाय है वो भारत के ही सांस्कृतिक सभ्यता का, हिंदू सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, बात हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ घुरिये साहब ने ही कहा है। हमारे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन ग्रंथों में जिन्हें हम जो प्लेन्स में रहने वाला जो समुदाय है, जो मैदान में रहने वाला समुदाय, और जंगलों और पहाड़ों में रहने वाला जो हमारा वनवासी समुदाय है, जो नगरों में रहता है इसलिए नगर के वो नगरवासी है, गांव में रहता है ग्रामवासी है, और वो जो वनों में रहने वाले हैं वो वनवासी है। यहाँ तक कि जब राम जो वनवास में थे, तो भगवान श्री राम जो वनवास में थे, तो वे भी उनको भी वनवासी कहा गया है, जिनको हम कहते थे कि वनवास में चले गए हैं। तो हमेशा ही यहाँ पर ग्रामवासी, नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी, ये सभी भारतवासियों में एक प्रकार की सांस्कृतिक जो विरासत है वो समान है। तो मैं जो कह रहा था कि रामायण, महाभारत और ये अन्य जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ है, इन ग्रंथों में भी अनेक जगह पर वनवासी समुदाय के लोगों का जो जिक्र है वहाँ पर आता है। अब विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि ऋग्वेद जो है वो चूंकि उस पर बहुत ज़्यादा जनजाति समुदाय के लोगों का प्रभाव है, उनका विचारों का प्रभाव है, इसीलिए वो जनजाति का ही ग्रंथ है, इस प्रकार से उसके बारे में कहते हैं। हमने रामायण में देखा है कि भगवान श्री राम के कितने सारे, वो जब रावण के साथ युद्ध करने गए थे, अब जब उनका अंतिम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारे जनजाति समुदाय के बहुत सारे नायक जो थे उनके साथ लड़े थे, और भगवान श्री राम के इस विजय में उनका योगदान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा था। इसी के साथ में हमने देखा कि माता शबरी जो जनजाति समुदाय की है, भिल्ल समुदाय की है, वे भगवान श्री राम को वो फल देती है, वो बेर जो है वो देती है। और वो कैसे देती है? उनकी श्रद्धा इतनी अपार है उनके प्रति कि वो पहले, अब मैं जो फल इकट्ठा कर रही हूँ, वो जो फल सच में ही मीठे है क्या नहीं है देखने के लिए हर फल को, वो प्रत्येक फल को वो चख लेती है, और जब उसको ये उनका विश्वास हो जाता है कि ये फल जो है वो मीठा है, तभी वो फल उसने भगवान श्री राम के लिए रखे थे। और भगवान श्री राम ने भी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी प्रेम के साथ और बड़े सद्भाव के साथ उनका ग्रहण किया था। इसी प्रकार के अगर महाभारत में हम देखते हैं तो एकलव्य का उदाहरण है कि जिनका हम ये मानते हैं कि ही वॉज एन आइडियल स्टूडेंट, आइडियल डिसाइपल, और वो जो सैक्रिफाइस, जो त्याग की मूर्ति हम मानते हैं, उनका जिक्र है। इसी के साथ में महाभारत में हमने देखा है कि घटोत्कच जिन्होंने अपनी प्रोडिजी दिखाई थी, अपना जो शौर्य दिखाया था महाभारत के युद्ध में, वो माता हिडिंबा, उनसे जो भीम का जो शादी हुई थी, भीम की शादी हुई थी, तो भीम की शादी से जो उत्पत्ति हुई थी वो घटोत्कच थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी जाम्बुवंती जो जनजाति समुदाय की थी उनसे शादी की थी, और अर्जुन जो है, अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन ने नागकन्या उलूपी जो है उनसे शादी की थी। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर जनजाति जो हम अभी कह रहे थे कि नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासियों में किस प्रकार का कोई विभेद नहीं था, हमेशा एक सांस्कृतिक जो कल्चरल एक्सचेंज है, सांस्कृतिक विरासत का जो जिसे लेन देन जो था, जो मिलाप था, वो हमेशा इन दोनों समुदायों के बीच में रहा है। तो ये जो रावण को या फिर महिषासुर को और इस प्रकार की विचारधाराओं को लेकर के ये मूल निवासी या फिर जो इंडिजीनियस पीपल कहते हैं, इस प्रकार की जो संज्ञा यहाँ पर गढ़ी जा रही है, वो जो संज्ञा है वो गढ़ी जा रही है, और ये कह कर के कि ये उनको बार बार ये कहा जाता है कि
आदिवासी मतलब आप ही इस देश के मूल निवासी है, बाकी जो गैर आदिवासी है, जो नॉन जनजाति है, वो आदिवासी नहीं, मतलब वो बाहर से आया है, वो आक्रांता है। अब ये आक्रांताओं के संबंध में भी जो भी थ्योरीज भी आए, जो भी सिद्धांत आए, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी, आर्य आर्य आक्रमण का सिद्धांत, वो जनरली ब्रिटिशों ने ये कहने के लिए कि हम अगर बाहर से आए हैं तो आप भी कोई बाहर से यहाँ के नहीं हो, आप भी बाहर से आए, मूल तो यहाँ के जो जनजाति है वो है। तो इस प्रकार का विभेद बनाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे थ्योरी जो यहाँ पर रखी। और ये जो थ्योरीज है, उनका जो गुब्बारा था वो अब तो फूट गया है। डेक्कन कॉलेज में, पूना का जो डेक्कन कॉलेज है, जहाँ पर आर्कियोलॉजी, पुरातत्व की जो पढ़ाई होती है, वहाँ के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रमाण के आधार पर कह दिया है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ने हु वर शूद्राज, जो उनकी किताब है, उस किताब के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से कहा है कि यहाँ के जो शूद्र है वो कहीं बाहर से या फिर कोई कहीं बाहर से नहीं आया है। इसलिए जो किसी की रेशियल सुपीरियोरिटी, वांशिक जो सुपीरियोरिटी है, प्राबल्य है, वो कोई रेशियली कोई सुपीरियर नहीं है, रेशियली कोई इन्फीरियर नहीं है, वो सब यहाँ के ही लोग हैं, ये कहने का। और इसीलिए उन्होंने ये जो जाति पाति को तोड़ने की जब बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि जो आज जो उच्च समाज के लोग हैं, अपर क्लास के या अपर कास्ट के लोग हैं, ये उनका जो सुपीरियोरिटी ईगो है वो रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ के ही है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति ने ये जब कहा है, और ये जो अभी इस प्रकार के लेफ्ट विंग और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक जॉइंट कोलैबोरेशन जो है, वो ये कल्पनाओं को किस प्रकार से और रूढ़ करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ में मैं आपको ये भी बात कह दूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स कन्वेंशन नाम का एक कन्वेंशन ले आई है, और वो जो कन्वेंशन है, भारत उसका तो सिग्नेटरी नहीं है उस कन्वेंशन का, लेकिन उस कन्वेंशन के पीछे का मकसद क्या है? तो ये जो वेस्टर्न यूरोप में पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद या फिर रेनेसां के बाद जिस प्रकार से वहाँ पे नए नए आविष्कार होने लगे, जो भी इन्वेंशंस होने लगे, और उनका जो कलोनियल जो उपनिवेशवादी उनकी जो प्रवृत्तियाँ थी, तो उन्होंने इस विश्व के विविध हिस्सों में लैटिन अमेरिका से लेकर के लैटिन अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों भी अमेरिकाज में, अफ्रीका में और एशिया में, भारत में भी सिर्फ ब्रिटिशों का ही नहीं, तो पौंडीचेरी में फ्रेंच लोगों का और गोवा में पोर्चुगीज लोगों का, इस प्रकार का उनका जो आना हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पर जाकर के नॉर्थ अमेरिका में गए, लैटिन अमेरिका में गए या फिर अफ्रीका में गए, और जहाँ जहाँ भी गए वहाँ के जो मूल निवासी लोग थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया, और इनसे भय से वो कहीं कहीं दूर जाकर वो छुपने लगे। लेकिन जिस प्रकार से एक जो कल्चरल रेवोल्यूशन हम कहे, या उनका जो अवेकनिंग हुआ, उनका कॉन्शियसनेस जो है, उनकी चेतना जब जागृत हुई, तो वे लोग जो है जब आकर के अपने अधिकारों की मांग करने लगे, तो उसको रिड्रेस करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स कन्वेंशन नाम का कन्वेंशन लाया। और भारत में भी ये इंडिजीनियसनेस या फिर आदिवासी इसी एक विचारधारा का एक, मुझे लगता है कि ये परिपाक है। पर हमने अभी जहाँ तक मैंने कहा है कि हमारे वेद, हमारे पुराण और हमारे अनेक सारे जो ग्रंथ है, अनेक सारे सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, उसमें हमेशा ही शहरवासी, ग्रामवासी और नगरवासी, वनवासी जो है, इन लोगों में एक सांस्कृतिक जो लेन देन है, सांस्कृतिक कल्चरल एक्सचेंज है और मिक्स होना है, वो हमेशा चीज रही है। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद में पंचजना की कॉन्सेप्ट है, पंचजन जिसे कहते हैं, तो उसमें 5 जन, तो एक जो जन हुआ करता था वो ब्राह्मण, एक जन क्षत्रिय, एक जन वैश्य, एक जन शूद्र, और एक जन जो हुआ करता था वो जनजाति समुदाय का, जिसे निषाद कहते थे, वो निषाद जनजाति समुदाय के लोग हुआ करते थे। तो मुझे बताइए, और सभी ये जो 5 जनों में से हर किसी को उतना ही सम्मान था, और वो जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, हर किसी का इक्वल स्टेक था उस सारे डिसीजन में। तो ये जो यहाँ पर जो इंडिजिनियस नाम की जो कॉन्सेप्ट है, जिसका हम कह सकते कि एथनिक क्लिंजिंग, वांशिक जो उसका संहार जिसे कह सकते हैं, एथनिक क्लिंजिंग की जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत में कभी एथनिक क्लिंजिंग हुआ ही नहीं है। और मैंने ये भी कहा था जो इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट, उसमें अनेक सारी सभ्यताएं, अनेक देश के लोग यहाँ पर आए, और एक सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका वो हिस्सा बने।
अब ये कहते हुए मैं आपको ये बात कह दूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1891 में वो वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी शिकागो में, उसमें ये भारत की वेदांतिक फिलॉसफी का उद्धरण करते हुए उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि जो शिव महिमा स्रोत की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता का है। तो भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में वो कहते हुए उन्होंने कहा है कि as the different streams having their sources in different places all mingle in water in sea, or as the different streams having their sources in different places all mingle in the water of the sea, so O Lord the different paths which all men take through different tendencies, various though they may appear, crooked or straight, all lead to thee। इसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान, कि आप कहने की आपके विचार जो है अनेक माध्यमों से आप कह सकते हैं, अनेक धाराओं से, जैसे बहने वाली जो धाराएं हैं, नदियां हैं, अंतिमतः सागर में जाकर मिलती है, उसी प्रकार से अनेक जो विचार है वो भी अंतिमतः भगवान के पास ही, एक जो ईश्वर एक है, पर ब्रह्म जो है वो एक है और उसी के पास जाकर मिलती है। तो मुझे बताइए यहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग वाली कॉन्सेप्ट ही कहाँ आती है? हमारी सभ्यता ये जब कहती कि एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है वो अनेक मुखों से कहाँ जाता है। अब जब इस प्रकार से हम जब कहते हैं, ये हमारी जो सांस्कृतिक धारणा रही है, तो वो अगर ये सांस्कृतिक धारणा में कहाँ से फिर ये एथनिक क्लिनजिंग की कॉन्सेप्ट आई हुई है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जब हम कह रहे थे कि ये सिर्फ पालघर की घटना नहीं है, हमें ये समझने की आवश्यकता नहीं कि ये कोई एक आइसोलेटेड स्पोरेडिक इंसिडेंट है, ये मानने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करते हुए आपको कह दूं कि जो पेसा पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट नाम का जो एक्ट है 1996 1996 में, पेसा जिसे कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट। तो शेड्यूल एरियाज में एक ऑटोनॉमी मिले, जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था हमने लाई, उसमें जो त्रिस्तरीय रचना का विकास किया, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और जो पंचायत समिति जिसे कहते हैं, ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो त्रिस्तरीय 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर आई। उसी प्रकार से शेड्यूल एरियाज की भी अपनी उनकी एक कल्चरल एस्पेक्ट है, उनके डेवलपमेंट को लेकर के उनके अपने नोशंस है, अपने कल्चरल नोशंस है, उनका प्रोटेक्शन हो। सदियों से वे जो वनों में रह रहे हैं और वो वनों के प्रहरी है, they are the protectors, preservers of the forest and the culture and the ecology। ये सारी चीज़ों को उन्होंने वो जो इतने समय से संजोए रखा है, तो उन्हीं के यहाँ पर उनके वनों पर उनके जो वन जमीन है उस पर उनके अधिकार मिले, इन सारी चीज़ों का, और अपने निर्णय खुद लेने का उनका उसमें स्टेक बने, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूट में बना है। इसी चीज़ को लेकर के 1996 में पेसा एक्ट लाई गई थी, और इसी एक्ट को फिर बाद में इसका अवेयरनेस स्प्रेड होना चाहिए। इस बात को लेकर के फिर बीडी शर्मा जो पूर्व आईएएस ऑफिसर है, ब्रह्मदत्त शर्मा और बंडी उरांव जैसे जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई थी, जिस मूवमेंट के माध्यम से गांव के बाहर एक पत्थलगरी नाम का एक पत्थर वे लगाते हैं, उसको दे इरेक्ट a पत्थलगरी stone outside of the village at the entrance of the village, और उसमें लिखा जाता है कि उसकी जो प्रोविजंस क्या है पेसा की, किस प्रकार से जो ऑटोनॉमी है जो गांवों को है, ग्राम सभा जो है कितनी महत्व रखती है। इन चीज़ों को एक प्रकार का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने शुरू किया था। लेकिन इसका जो परिणाम जो हुआ, मुझे लगता है कि ये पेसा जो एक्ट है, एक ये जो विधर्मी, ये जो एक प्रकार के मिशनरी एक्टिविटीज चलाने वाले लोग हैं, जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं ये पहले कि वो जो कन्वर्जन करना चाहते हैं और इस समाज की एकता, जो सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक विरासत है, उसका भंग करना चाहते। दे वांट टू क्रिएट द फिशर बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, और वो फिशर करने के वो जो ड्यूबियस उनकी कॉन्स्पिरसी है, वो उनका जो षड्यंत्र है, उसी षड्यंत्र के हिस्से के तहत हम देखते हैं कि ये जो ग्रामों में रहने वाले जनजाति समाज के जो इनोसेंट टाइप लोग हैं, उनको अपने हाथों में लेकर के, तो उसमें मैंने कहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म,
द इवेंजेलिकल मिशनरीज, ये जो लोग प्राइमरीली, और कुछ लोग जो है इस देश की एकता को खंडित होते हुए देखना चाहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन इनोसेंट जो वनवासियों को, इन जनजातियों को ये समझाना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशों ने ये जो ज़मीन है तुम्हारी 100 ईयर्स के लीज पर ली थी, वो ब्रिटिश चले गए, अब ये जो ज़मीन है वो आपकी है, इसलिए जो यहाँ का भारत देश है उसको आपका कोई संबंध नहीं है। तो वो कहते हैं कि वी डोंट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत की राज्य घटना को हम मानते नहीं, क्या है वो उस डॉक्यूमेंट का कोई हमारा संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के जो क्रिमिनल लॉ है या फिर जो भी फौजदारी कानून जिसे कहते हैं, किसी भी प्रकार के कानून को हम नहीं मानते हैं, और किसी भी प्रकार के गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, कोई भी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर अगर बाहर से अंदर आना चाहता है उसे हम आने नहीं देंगे। इस प्रकार के जो पत्थलगरी की एक मूवमेंट उन्होंने झारखंड में प्राइमरीली उन्होंने शुरू की थी। तो आप देखेंगे कि इसी का परिणाम ये हुआ कि 21 जनवरी 2020 को एक एनजीओ से जुड़े हुए कुछ बहनें, कुछ जो वीमेन हैं, वो वहाँ पर गई थी, और वो जो झारखंड में सबसे ज़्यादा एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं घटती है उसके लिए उसका एक प्रकार का एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो एक पथनाट्य वहाँ पर कर रही थी, स्ट्रीट प्ले कर रही थी। तो वो जो बहनों को उनको एबडक्ट करके उनका रेप किया गया था, तब जा करके इस घटना की जो गहराई है, ये कितना डीपनिंग क्राइसिस है, ये जो हमारा जो पूरा डिस्कशन हम कह रहे थे कि द लिंचिंग ऑफ साधुज एक घटना है, लेकिन जो एक क्राइसिस जो है, एक जो कॉन्स्पिरसी जो है, वो कॉन्स्पिरसी किस प्रकार से डीपन होती जा रही है उसका अंदाज़ा हमें आएगा। तो क्या किया कि उन्होंने उन बहनों का एब्डक्शन किया, उनका किडनैप किया और उनका रेप किया गया। इतना ही नहीं, तो ये जो घटना है, मैंने आप लोगों को ज़रा सा शायद मैंने ये कर दिया है, ये जून 2018 में वो इस प्रकार की घटना हुई थी, जो एब्डक्शन हुआ था और रेप हुआ था। इसी के साथ में और बहुत रिसेंटली 21 जनवरी 2020 में ये पत्थलगरी के जो रिबेलियंस है, जो एक्टिविस्ट्स है, अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, इनफैक्ट वो आतंकवादी है, ये आतंकवादियों ने उनके इस प्रकार की जो आतंकित करने वाली जो भी कृतियाँ है, एक्टिविज्म है, इसका विरोध करने पर 7 लोगों का एब्डक्शन किया था। 2-4 दिनों तक उनको अंदर रखा गया और फिर बाद में उनका कत्ल किया गया। अब ये जो घटनाएं हैं ये हमें क्या दर्शाती है, और ये पत्थलगरी का जो संबंध है, ये पालघर से जोड़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में चिखले और कोसबाड़ नाम के गांव में भी इसी प्रकार की पत्थलगरी जो है वो गांवों के एंट्रेंस पर लगाई गई थी। और ये कहा गया था, ना ही हम भारत के संविधान को मानते हैं, ना ही हम किसी प्रकार का सिविल या क्रिमिनल जो लॉ है भारत का वो हम मानते हैं, यहाँ की जो ग्राम सभा है वो सर्वोच्च है। और इसी के तहत उन्होंने बहुत सारे जो डॉक्टरों को है और जो सरकारी अधिकारी है वो जो आना वहाँ पर चाहते थे या किसी भी योजना के संबंध में वो जब वहाँ पर चले गए तो उन पर भी उन्होंने आक्रमण किया है। इसकी घटनाएं हमारे सामने हैं। तो मुझे बताइए, अब जब मैं कह रहा था कि मैं खुद भी एक जनजाति इलाके से आता हूँ, मैंने जनजाति जीवन को बड़े करीबी से देखा है, मुझे खुद को माड़िया और गोंडिया दोनों भी भाषाएं बोलनी आती है। जब ऐसा मैंने उन लोगों को देखा है कि वो हमेशा ही एक सच्चे, ईमानदार और इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं और भारतीय सभ्यता से वो जुड़े हुए हैं। भारत के खिलाफ कुछ भी करने की कोई भी चेष्टा वो नहीं करते हैं, ना ही उनकी वो इस प्रकार के भाव मन में रखते हैं। तो ये क्या इस प्रकार से जो झारखंड में पत्थलगरी के नाम पे जो भी घटनाएं हो रही है, पालघर में साधुओं की लिंचिंग क्यों ना हो, और उसी के साथ में 2019 में उन्होंने जो पत्थलगरी के जो स्टोन्स लगाए हैं और कहा है कि यहाँ पर बाहरी लोगों का आना पूरी तरह से वर्ज्य है, प्रोहिबिशन है उसको, ये जो बातें वो कह रहे थे, इन बातों में बड़ी समानता, ये जो क्राइसिस है इसलिए वो डीपन होता हुआ मुझे नज़र आता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी के साथ में ये जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट, जो मध्य भारत का जो हिस्सा है, मध्य भारत के हिस्सों में अगर हम देखते हैं तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और मिशनरी एक्टिविटीज़ बड़े बड़े पैमाने पर बड़े ज़ोर से चल रही है इस देश में।
अब इसी के साथ में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन एक बड़ा हिस्सा जो है, उत्तर पूर्व भारत का बड़ा हिस्सा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है। और जो छोटे छोटे जो वहाँ पर जो समुदाय है, जो वहाँ की जिसे कहते हैं कि वो जो वहाँ का जो फेथ है, वहाँ का जो सभ्यता है, उनकी जो कल्चर है, उसका प्रोटेक्शन करने वाले जो भी लोग हैं, उनको उन पर भी आक्रमण बारंबार हो चुके हैं। ये समझने की, जो उत्तर पूर्व और पूर्व भारत की कुछ घटनाओं का भी हमें समझने की आवश्यकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को 23 अगस्त 2008 को उनके आश्रम में, वो कंधमाल जिले में काम करते थे, ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में, वहाँ के जनजातियों के धार्मिक, उनके स्वधर्म की रक्षा के लिए, वो धार्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, उस प्रकार का वो जो काम करते थे, उन पर बारंबार उन पर आक्रमण हुआ है, उन पर हमले हुए हैं। एंड फाइनली ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 23 अगस्त 2008। 2008 में उनकी बहुत ही निर्घृण जो है, जिसे कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं कि ब्रुटल प्रकार का असैसिनेशन हुआ था। ये कोई आइसोलेटेड उदाहरण वहाँ पर नहीं हुआ। इसी के साथ में बा रिजॉयसिंग खंगोश नाम के जिनको बा रिजॉयसिंग खंगोश, वो मेघालय से आते थे, खासी हिल में हिंदू चेतना के लिए काम करने वाले वहाँ के महाराज थे, वहाँ के एक कार्यकर्ता थे। उनका भी एब्डक्शन किया गया था 2001 में, और उनकी भी और 2-3 दिनों में, क्योंकि वो उन्होंने पेटिशन फाइल की, एफआईआर फाइल की सरकार को, उन्होंने उसको उनका किस प्रकार से एब्डक्शन हुआ है उनको ट्रेस आउट करने की बात कही, कुछ नहीं हुआ, और फाइनली 2001 में उनकी जो लाश है वो पाई गई। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक सारी घटनाएं, स्वामी शांति काली महाराज जो है त्रिपुरा के, वे भी हिंदू संत थे, उनकी भी हत्या 27 अगस्त 2000 में उनकी हत्या हुई थी। और ये सारी हत्याओं में अगर हम देखते हैं, इन सारी हत्याओं में अगर हम कौन संलिप्त है, इसका इतिहास अगर जानने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो वो सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वही लोग वहाँ पर दिखते हैं। तो मुझे बताइए कि ये झारखंड, अब पालघर की घटनाएं, मैंने कहा कि 1980 से आगे पालघर में इस प्रकार की सारी घटनाएं होती चली गई है। वहाँ पर साधु संत, हिंदू संगठन और उनके लिए काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता है, उनको बहुत ही निर्गुण प्रकार से उन पर हमले हुए हैं, कुछ एक लोगों को मार दिया गया है। इसी प्रकार की घटनाएं झारखंड में होती हुई दिखाई देती है हमको, और यही घटना हमने देखी है कि ये उत्तर पूर्व भारत और पूर्व भारत में भी इसी प्रकार की घटनाएं होती हमको दिखाई देती है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अब मुझे जब मैंने कहा था कि जो मार्क्सिस्ट आइडिया है वो रिलीजन को क्या कहती है, ओपियम ऑफ मासेस, तो जनरली वो रिलीजन को अप्रूट करने की कोशिश करते हैं। वो रशिया में उन्होंने किया है, चाइना में किया है, फिडेल कैस्ट्रो ने क्यूबा में किया है, उसी प्रकार से वेनेजुएला, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट रेजिम्स आई है उन्होंने इस प्रकार से किया है। तो अभी हमारे मन में स्वाभाविक ढंग से एक सवाल उठने की संभावना बन जाती है कि क्रिश्चियन तो वो रिलीजियस इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, और ये तो बिल्कुल धर्म को मानते नहीं, तो इनमें कोलैबोरेशन या इनमें साठगांठ किस प्रकार से है, ये समझने के लिए मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो माओइस्ट है इस देश में और हर जगह जहाँ जहाँ अपनी कृति वो लगता है उनको कि अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए वहाँ पर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ ये अपने ओपिनियंस बनाना चाहते हैं। इसी बात का जिक्र करते हुए, इसी बात का रेफरेंस लेते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमने एक्सेप्ट की थी, और उसके एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण करते हुए उन्होंने कहा है कि इस देश में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ये पार्लियामेंट्री का डेमोक्रेसी जो हमने स्वीकार की है, हम करना चाह रहे हैं, उसका वो स्वाभाविक ढंग से विरोध करेंगे, क्योंकि उनको कम्युनिस्ट विरोध करेंगे क्योंकि उनको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है, प्रोलेटेरिएट का जो तानाशाही है, सर्वहारा की तानाशाही यहाँ पर एस्टैब्लिश करनी है। और जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, वो क्या यहाँ पे पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना चाहते हैं, कलेक्टिवाइजेशन करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहते हैं, और वो जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है, जो
हमारी राज्य घटना में कुछ मौलिक जो 6 मौलिक अधिकार अभी है, तो वो जो मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से एब्सोल्यूट होने चाहिए, एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए उस पर, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई सब क्लॉज नहीं होना चाहिए। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको सरकार के खिलाफ कार्य जो है करना है, द एक्टिविटीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट करते रहना है। सरकार का किसी भी प्रकार से हमेशा ही एक आलोचना करनी है। अगर सरकार ऐसा नहीं ऐसा, और वो ये भी चाहते हैं कि उनके लिए एक हमेशा एक स्पेस जो है वो बना रहे, ताकि इस सरकार को जब भी चाहे उसे वो ओवरथ्रो कर दे। इन बातों को लेकर के वो कहते हैं, लेकिन ये उनकी जो इस प्रकार की जो उनकी मानसिकता है उसको हमारी राज्य घटना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसलिए उन्होंने इस आलोचना का पूरी तरह से धिक्कार किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फाइनल अडॉप्ट करने के पहले का जो भी वो आंसर्स का रिप्लाई कर रहे थे, कुछ भी आलोचनाएं थी, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, उसको रिप्लाई करते हुए ये बात उन्होंने कही थी। तो अब मुझे बताइए कि मैं जब क्रिश्चियन मिशनरीज और इनकी जब बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज और जो लेफ्टिस्ट या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जब इनके में साठ गांठ की जब बात कर रहा हूँ, तो वो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है इस देश में अराजकता का माहौल हमेशा बनाना चाहते हैं, ताकि उनके so that they want to create conducive environment for creating the dictatorship or for establishing the dictatorship of proletariats in this country। सर्वहारा वर्ग के तानाशाही को एस्टैब्लिश करने के लिए वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्रिश्चियन मिशनरीज का हमेशा एक ये भारत दर्द रहा है। वो जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ पर उन्होंने उनका जो कन्वर्जन है, उनका इवेंजलाइजेशन है, उनका बैप्टिजाइजेशन जिसे कहते हैं, तो वो करने की कोशिश की। उसमें बड़े प्रमाण में वो सफल भी रहे। भारत के कुछ हिस्से में उन्होंने शायद हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का इलाका है बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है, लेकिन उसको भी अभी चैलेंज हो रहे हैं। मध्य भारत का जो हिस्सा है, भारत की तकरीबन 40% की जो आबादी है वो यहाँ पर रहती है, और वो उनका सबसे बड़ा टारगेट है। वो हमेशा ये कहते हैं कि वो उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो इवेंजलाइज करना है, और वो कहते हैं कि इंडिया इज ओवर राइपन फ्रूट एंड इट मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर इट बिकम्स टू लेट। क्या कहते हैं कि इंडिया इज ओवर राइपन फ्रूट, so it must be harvested before it becomes too late। और इसलिए वो हमेशा, अब वो कैसे करेंगे, वो जब तक बाकी के जो धर्म हैं उनको नीचा नहीं दिखाएंगे, उनको किस प्रकार से उनमें सत्व नहीं है ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, और उनको अपने धर्म के प्रति एक प्रकार का द्वेष या एक प्रकार की घृणा उनके मन में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तब तक वो इवेंजलाइज नहीं कर पाएंगे। ये सीधा सीधा उसका कनेक्शन है। तो ये अपना क्रिश्चियन मिशनरीज का इवेंजलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, और इनका भारत की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भारत की एकात्मता है, इसको वीकन करने का इनका जो कम्युनिस्टों का जो इस प्रकार का जो उनका षड्यंत्र है, ये दोनों भी साथ मिलकर के वो जो कन्वीनियंस जो है, इट्स अलायंस ऑफ कन्वीनियंस हम कह सकते हैं इंग्लिश में उसको, कि इट्स एन अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन द टू diametrically opposite ideas, but still they are complementing each other at the moment। और इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी घटनाओं का पूरी तरह से हम समझते हुए इन सारी घटनाओं को बड़ी गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है। ये सब हम कहते हुए ये हम नकार नहीं सकते हैं कि भारत के जनजाति इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो जंगलों के इलाके हैं, स्वतंत्रता मिलने के बाद आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने उन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। उनके विकास के लिए जो भी हमें काम करने चाहिए थे एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं कर पाए हैं। ये हमारी कमज़ोरियाँ है, उन्हें कमज़ोरियों को स्वीकारना भी आवश्यक है। अब मुझे ये पत्थलगरी की मूवमेंट 2018 में जो आती है, चाईबासा, खुंटी, इस प्रकार के जो 5 जिले प्राइमरीली वहाँ पर जो हॉटबेड्स बने हैं, जो भारत की संप्रभुता, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को वो चैलेंज कर रहे हैं,
तो हमें ये आवश्यक ये भी है कि 19 जो संथाल परगना एक्ट है और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, ये दोनों भी एक्ट को 2017 के आसपास वहाँ की सरकार ने उसको अमेंड करने का ऑर्डिनेंस लाया था। उसके पीछे क्या था कारण कि वो जो लैंड एक्विजिशन वगैरह की जो उसका जो जिस प्रकार के उन पर आरोप लगे कि लैंड एक्विजिशन नहीं की जा सकती है, कि जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, ये कल्पना वो जनरली वो दोनों भी एक्ट जो है संथाल परगना एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, ये दोनों भी एक्ट एस्टैब्लिश करती है। तो उसको अमेंड करने के पीछे कारण क्या, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, तो कि ये जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को ईजी किया जाए, सरल किया जाए, ताकि वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो और विकास के कुछ काम है वहाँ तक लोगों तक पहुँच जाए। हो सकता है कि ऊपर ऊपर देखने से हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव वाज नॉट दैट बैड और कोई अल्टीरियर मोटिव जिसे कहते हैं और कोई छुपा हुआ उद्देश्य वहाँ पर नहीं था, लेकिन ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोगों ने इस मूवमेंट को अपने हाथ में लेते हुए वहाँ के ट्राइबल्स के मन में ये बात पक्का करने में ये सफलता हासिल की कि वो आपकी ज़मीन को एक्वायर करना चाहते हैं, आपको डिस्प्लेस करना चाहते हैं और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये। और इसी प्रकार की जो आइडियाज़ है वो पालघर के वो जो जहानू, पालघर और गढ़चिंचले जहाँ पर ये घटना हुई, इन सारे इलाकों में भी इस प्रकार के जो आइडियाज़ है वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उनको वो प्रसारित किया जा रहा है। और उसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य प्रकार के जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है वो सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार का एक जो भावनाएं जो है लोगों के मन में बनाने की और भरसक कोशिशें होती जा रही है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारी विकास की जो भी धारणाएं हैं वो टॉप डाउन अप्रोच होने के बजाय जो दिल्ली में तय होगा, the policies would be made in Delhi and then those policies then would percolate to the local level, to the downstreams। ऐसा मुझे लगता है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। वी विल हैव टू इवॉल्व अप, वो क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, द अप्रोच विच इज डिसाइडेड एट द टॉप लेवल एंड देन कम्स to the bottom level। we need to evolve, we need to seriously think about ये जो बॉटम्स अप अप्रोच की गांव से वो बने। महात्मा गांधी जी भी अपने विचारों में जब ग्राम स्वराज्य की जो बात करते हैं तो ग्रामों का समूह, फिर बाद में तालुका का समूह, जिलों का समूह, राज्यों का समूह मिलकर के एक राष्ट्र बनेगा, इस प्रकार की उनकी जो कल्पना थी। और एकात्मता, मानवतावाद की कल्पना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना, बहुत सारे अपने विचारों में श्री गुरु जी ने भी यही कल्पना की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो बॉटम्स अप अप्रोच को डेवलप करने की आवश्यकता है। अब जब हम ये कोरोना क्राइसिस, ये कोरोना की इस महामारी के समय में रह रहे हैं और हमने देखा है कि जो वैश्विक प्रकार की बहुत सारी जो जिनकी आर्थिक महासत्ताएं कहती थी, वैश्विक महासत्ताएं कहते थे, वो तकरीबन वो सत्ताएं अभी हो सकता है कि वो महासत्ताएं ना रहे, या जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, जो वैश्विक जो परिदृश्य है वो बदलने की कल्पना संभव है। इसीलिए मुझे यहाँ पर मैं अंतिम चरण में हूँ, मेरे 4-5 मिनट लूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। थर्ड वे नाम की किताब जो है, तीसरा रास्ता, तीसरा मार्ग जिसे हम कह सकते हैं, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की किताब है। उन्होंने ये कहा था कि जो वेस्टर्न मॉडल, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, जो जिसे कहते हैं कि पूंजीवादी विचारों का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, और एक जो दूसरा मॉडल है वो तो अभी फेल हो चुका है। 1991 के बाद, रशिया का कोलैप्स होने के बाद हमने देखा है कि जो कम्युनिस्ट मॉडल है दैट इज कोलैप्स। चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन पॉलिटिकली चाइना डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिया, सर्वहारा की तानाशाही है। दे आर डिक्टेटर्स बट in reality they are rabid capitalists in terms of economic policies। लेकिन भारत के बारे में जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में कि जहाँ पर पूरी तरह से सरकार का ही अधिकार है, लोगों के हाथ में कुछ नहीं। कैपिटलिज्म में ये कहता है कि पूरी तरह जो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, पूरा वो जो मेल मालिक लोगों पर निर्भर